वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। आज एक बहुत ही संवेदनशील, इमोशनल, एक टच वाले मुद्दे को लेके मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ हूँ। आज देश का जो आम मतदाता है, जो देश की जनरल पब्लिक है, वो कहीं ना कहीं बसपा बहन मायावती की ओर देख रही है अपने फ्यूचर रिलेटेड प्लान्स को लेके, जो प्रैक्टिकल रूप में आम जनता के साथ जुड़े हुए हैं मुद्दे। तो 2029 में देश का आम मानस बहन मायावती की ओर टिकटकी लगा के देख रहा है। पहली दलित प्राइम मिनिस्टर बहन मायावती बन सकती हैं। आज विस्तार में इसकी चर्चा करते हैं और किस तरह से भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया और ब्यूरोक्रेसी ये मिल के कहीं ना कहीं जो भारत की नींव है उसको अंदर से दीमक की तरह खा रहे हैं। मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर को डेपुटेशन पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का मैनेजिंग डायरेक्टर लगा दिया जाता है, जिसके बारे में उसको पूरी समझ नहीं है। और किस तरह से एक आईएएस और आईपीएस ऑफिसर को अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सर्विस से निकाला भी नहीं जा सकता। किस तरह से आज का मेन स्ट्रीम मीडिया धरातल से जो जुड़े हुए आम लोगों के मुद्दे हैं उसको डिरेल करता है। आज का मीडिया सुर्खियां बनाता है कि देश के इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी साहब के बेटे की शादी हुई, शादी में कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल हुए, कौन कौन से बड़े चेहरे शामिल नहीं हुए शादी में। यह ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज का मीडिया ब्रेकिंग न्यूज़ ये बनाता है कि आमिर खान साहब ने तीसरी शादी कर ली। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, बहुत बड़ी खबर है। देश की आम जन के साथ ये जुड़ी हुई है। देश की भूखमरी को कम करेगी ये खबर, देश के मजदूर की पीड़ा को खत्म करेगी ये खबर। ब्रेकिंग न्यूज़ कि आमिर खान साहब ने तीसरी शादी रचा ली और उस शादी में उनकी पहली पत्नी अपने बच्चों के साथ आए, उनकी दूसरी बच्ची जो पत्नी है वो अपने बच्चों के साथ आए। अंबानी साहब, राज ठाकरे साहब शादी में आए, शादी को प्राइवेट अफेयर रखा गया। तमाम इस तरह की खबरें एक प्लांटेड तरीके से आम जन की आंखों के आगे जो एक पर्दा है, चश्मा, जो उनको असलियत से दूर लेके जा रहा है, ये आज झूठ परोसा जा रहा है हमारी मीडिया के द्वारा। 2004 में भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट थी एनडीए की, वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और एनडीए का नारा था शाइनिंग इंडिया। 2004 के चुनाव में सिरे से निकाल दिया इस शाइनिंग इंडिया के नारे को आम जन ने, क्योंकि नीचे धरातल पे कोई काम नहीं हो रहा था। पोजीशन आज भी वही है, लेकिन मोदी साहब और शाह साहब की जो टेक्निक है, जो इनकी टेक्नोलॉजी है काम करने की सिंस 2014 से, वो वाजपेयी साहब और अडवाणी साहब की बीजेपी से बिल्कुल अलग है। हाई टेक तरीके से काम किया जाए और मीडिया को इस तरह से चीज़ों को पिक्चराइज किया जाए कि बताया जाए बॉम्बे के अंदर, मुंबई के अंदर बांद्रा है, बैंड स्टैंड है, नरीमन पॉइंट जैसे एरिया है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर देश की बड़ी बड़ी हस्तियां, बॉलीवुड के सितारे रहते हैं। यह दिखाया जा रहा है आज के यूथ को सोशल मीडिया के माध्यम से। लेकिन आज के यूथ को मीडिया ये नहीं बता रही है कि अमिताभ बच्चन साहब का जो बंगलो है जलसा, मन्नत जो बंगलो है शाहरुख खान साहब का, गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां पे सलमान खान साहब रहते हैं, मुकेश अंबानी साहब का दुनिया का सबसे महंगे जो रिहाइश है उसमें से उनका एक रेजिडेंस है, वहां से बिल्कुल सटी हुई झुग्गी झोंपड़ियां, उसकी कवरेज मीडिया नहीं करवाएगा। जो गरीब दबा कुचला वर्ग उन झुग्गी झोंपड़ियों में रह रहा है, एक एक कमरे के अंदर 5-5, 6-6 लोग रह रहे हैं, उसी मुंबई में, उसी नरीमन पॉइंट के आसपास, उसी बैंड स्टैंड बांद्रा के आसपास, ये मीडिया नहीं बताएगा। मीडिया ये बता देगा कि वंदे भारत जो ट्रेन है वो शुरू की प्राइम मिनिस्टर साहब ने। पॉजिटिव नोट पे अच्छी खबर है, लेकिन जब आप
वंदे भारत की जगह उसी प्लेटफॉर्म पे किसी और गाड़ी के जनरल डब्बे में बैठते हैं तो आपका जो पूरी आप जो अभी बेहोश हैं आप होश में आ जाएंगे। इंडिया की 1% 2% पॉपुलेशन ऐसी है जो वंदे भारत ट्रेन के झूठे ले सकती है, उसमें घूम सकती है। 98% 97% जो है जनता, आम जन, मोटा मोटा मैं आपको बता सकता हूं कि इट्स अराउंड 93 to 95% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो ख्वाबों में ही वंदे भारत ट्रेन का झूठा ले सकती हैं, उसमें घूम सकती हैं, क्योंकि किराया उसका जो है वो बहुत ज़्यादा है। असलियत आज इंडिया की देखनी है तो हमको इंडिया की पर कैपिटा इनकम को देखना पड़ेगा, हमको उन झुग्गी झोंपड़ियों में जाना पड़ेगा, हमको वो दिहाड़ीदार मजदूर के घर में जाना पड़ेगा, उसकी पीड़ा को देखना पड़ेगा। और यही जो है ये शाइनिंग इंडिया की सच्चाई है। आज लगभग 67 से 70% पॉपुलेशन इंडिया की 80 करोड़ अबव, उनको फ्री में राशन मिल रहा है। स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। अराउंड 67 to 75% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज गेटिंग फ्री राशन अंडर दिस स्कीम। 80 करोड़ से भी ऊपर के लोग हैं। जिस देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को आज भी मुफ्त राशन के लिए सरकार की तरफ देखना पड़े और दूसरी तरफ हम ये बोल दें कि पहली 5 इकोनॉमी में हम पहुंच गए हैं, ये बहुत बड़ा विरोधाभास है। देश की एसेट्स जो हैं वो चंद कुछ इंडस्ट्रीज के कब्जे में हैं। देश का जो धन है वो लगभग 5 से 7% जो टका लोग हैं उनके पास है। डिस्पैरिटी बहुत बढ़िया है, बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से इसका जो इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, वो पर कैपिटा इनकम के ऊपर पड़ता है। और जो प्रधानमंत्री साहब का एक सपना था, अच्छा सपना उन्होंने देखा था, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को ये जो लाल फीताशाही ब्यूरोक्रेसी है, बहुत से प्रोजेक्ट्स इन्होंने अपनी फाइलों में ही उनको दबा के रख दिया। ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आम जन से रिलेटेड जो योजनाएं हैं उनको ऑनलाइन इसीलिए करा जा रहा है कि वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में जाएं, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के थ्रू सरकार को अभी भी करप्शन का खतरा है। तो करप्शन, अकाउंटेबिलिटी का ना होना, ये ब्यूरोक्रेसी, ये मैंने आपको डिटेल में बताया कि किस तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है और जो मीडिया है, ये खासकर पिछले 8-10 साल से लोगों की आंखों के सामने बिल्कुल एक झूठी पिक्चर जो है वो पोर्ट्रेट कर रहा है। देश का मेन स्ट्रीम मीडिया ये नहीं बता रहा है कि 2011 में 2011 में एससी पॉपुलेशन इज राउंड अबाउट 16.6%। आज ये माना जा रहा है कि 20% के आसपास देश में एससी पॉपुलेशन है, लेकिन आज 28 स्टेट्स हैं भारत की, एक स्टेट के अंदर भी एससी चीफ मिनिस्टर नहीं है। ये देश की मीडिया जो है वो नहीं बता रही है आम जन को। जहां पे बातें की जाती हैं वुमेन एम्पावरमेंट की, वुमेन एम्पावरमेंट की पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूं कि देश की 28 स्टेट्स में से मात्र एक स्टेट दिल्ली है जिसको आधी स्टेट का दर्जा दिया गया है, क्योंकि जो होम अफेयर्स है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आती है, एमएच के अंदर। वहां की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता है, मात्र एक मुख्यमंत्री, जबकि सरकार वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बड़े बड़े दावे करती है। ऐसी मुख्यमंत्री कोई भी नहीं है। देश की कैबिनेट के अंदर आप देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, तमाम जो बड़े पोर्टफोलियो हैं वहाँ पे वुमेन की पार्टिसिपेशन कितनी है और एससी समाज की कितनी पार्टिसिपेशन है, तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी साफ आप देख सकते हैं। लेकिन आज का जो यूथ है उसको अलग डायरेक्शन पे लेके जा रहा है मीडिया, उसको ख्वाबों की दुनिया में, उसको रियल की दुनिया में लेके जा रहा है आज का मीडिया। देश के असली मुद्दे और देश के अंदर आज कितनी गरीबी है, गुर्बत है। लगभग 50% पॉपुलेशन आज भी हमारे देश की ऐसी है जिनको मूलभूत फैसिलिटी नहीं मिल रही है जीवन जीने के लिए, जिसमें प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन है, रोजगार के मौके। तो मेक इन इंडिया की जो पोजीशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं गूगल पे, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की डिस्पैरिटी जो है उसकी पोजीशन भी आप देख सकते हैं। इंटरनेशनल फ्रंट पे भी आप देखें
कि जब जब भारत के ऊपर कोई खतरा आया पाकिस्तान की तरफ से, ऑपरेशन सिंदूर जैसा एक बहुत बड़ा हमको कदम उठाना पड़ा, तो प्राइम मिनिस्टर साहब अक्सर बोला करते हैं कि हमारे यूएस के साथ, फ्रांस के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़े ज़बरदस्त, बड़े अच्छे रिलेशन हैं, इनमें से कोई भी देश भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। एंड अबव ऑल नोट करने वाली बात है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहीं ना कहीं भारत को आंखें दिखाते हुए दिखाई दिया ऑपरेशन सिंदूर में। नोटबंदी में यह बोला गया था कि रिश्वतखोरी, काला धन कम होगा, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के ऊपर लगाम लगेगी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले 7-8 साल से देश के बॉर्डर्स के जो हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, वहाँ पे कितने ज़्यादा ऑफिसर्स और जवान शहीद हुए, आप डाटा निकाल के देख सकते हैं। करप्शन कितनी कम हुई है नोटबंदी के कारण, ये भी आप देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए का नारा था कि हर शख्स के खाते में 10-10 लाख रुपया आएगा, जो स्विस बैंक में काला धन पड़ा है उसको हम वापस लेके आएंगे, दाऊद इब्राहिम को हम 1 साल के अंदर वापस लेके आएंगे। जो देश के लूटखोर इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े लोग जो देश का पैसा खा के, विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे लोग यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड के अंदर बैठे हैं और छुप के नहीं बैठे हैं, वो शरेआम वहाँ पे अपना बढ़िया लाइफस्टाइल जी रहे हैं, भारत के आम जन का पैसा लेके लूट के वो चले गए थे बाहर, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई एनडीए लेड गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की है उस तरह की सॉलिड। तो इंटरनल हालात, नक्सलवाद स्टिल देयर, पनप रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल अफेयर्स, इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में बताया। तो 2 चीज़ें ऊपर क्या आ रही हैं, एक देश की ब्यूरोक्रेसी और दूसरा मीडिया। अब बहन मायावती की यहाँ पे ज़रूरत क्यों है, देश के मीडिया को किस तरह से फॉल इन लाइन करना है, ये केवल और केवल ये मादा, ये जज्बा रख सकती है, रखे हुए हैं बहन मायावती। बसपा के अलावा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल लेवल की, रीजनल लेवल की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपने स्पोक्स पर्सन डिबेट्स में भेजती हैं नेशनल मीडिया में, जिसको गोदी मीडिया बोला जाता है। बसपा एक वाहिद पार्टी है, राजनीतिक दल है, जो पिछले लंबे समय से अपने स्पोक्स पर्सन को ये जो गैर जरूरी डिस्कशंस हैं वहाँ पे नहीं भेजती है। यानी मीडिया से बहन जी ने जो दूरी बना के रखी हुई है, वो दूरी इसीलिए बना के रखी हुई है कि मीडिया ब्लैक एंड वाइट तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से न्यूज़ को पब्लिक के आगे नहीं लेके जाता है। तो 2029 में प्राइम मिनिस्टर यदि बहन मायावती बनती हैं, तो सबसे बड़ी जो गाज है वो गिरेगी मीडिया पे। मीडिया फॉल इन लाइन आएगा, मीडिया कभी भी बड़ी हस्तियों के इर्द गिर्द नहीं घूमेगा। गली कूचों से निकली हुई खबरें जो आम जन को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं, वही न्यूज़ जो हैं वो भारत के खासकर यूथ को दिखाई जाएंगी, ताकि उन्हें पता चले हमारी स्टैंडिंग क्या है वर्ल्ड में और कहाँ पे हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से एक अंधेरी गली की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक प्लांटेड, प्री प्लान्ड एक स्ट्रेटजी है। यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, जो जहाँ पे गूगल और ये सारे व्हाट्सएप चीज़ें वहीं से जागृत हुई हैं, और चाइना जिन्होंने इसको नहीं अपने देश में एंटर करने दिया, वो इसीलिए आज खुशहाल है और भारत से बहुत आगे है। तो बहन मायावती की जो सोच है वो यही है कि अपने देश के अंदर मेक इन इंडिया के माध्यम से अपना ही गूगल इंजन जो है वो जनरेट किया जाए। हमारे पास आईआईटी के बहुत बड़े अच्छे इंजीनियर ग्रेजुएट्स हैं जो हाईटेक इंडस्ट्री को, जैसे चाइना ने अपने देश मुल्क में उसको फ्लोरिश किया है, तो भारत भी कर सकता है। दूसरी गाज गिरेगी ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। बहुत से प्रोजेक्ट, बहुत सी सरकारी स्कीमें ये फाइल में बंद करके बैठी हुई है भारत की ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही। तो भारत की ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही को जो 2007 से 2012 में जो रिफॉर्म्स उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर रहते हुए बहन मायावती ने करे थे, नो नॉनसेंस अप्रोच रखते हुए, शिकायत के आधार पे, एक जेन्युइन शिकायत जो बहन जी को मिलती थी फील्ड में रिलेटेड टू IAS IPS ऑफिसर्स, मौके पे इनको किया जाता था सस्पेंड। इसी चीज़ की आज ज़रूरत है। एक तो मीडिया के ऊपर चेक एंड बैलेंसिंग जो सरकार नहीं रख पा रही है, इसको रखने की ज़रूरत है। ये मादा बहन जी के अंदर है, बसपा के अंदर है। और दूसरा, ब्यूरोक्रेसी किस तरह से फॉल इन लाइन, एक डिसिप्लिन के धारे में रह के देश हित में काम करे, गरीबों, दबे कुचलों की जो स्कीमें हैं वो वहाँ तक, घर घर तक पहुँचे। ये 2 चीज़ें ही भारत को इस वक्त इसकी ज़रूरत है, कोर्स करेक्शन करने की ज़रूरत है। और आज की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं
किसी के अंदर, ना किसी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ है और ना ही कोई इस तरह का दावा करती है। बसपा की स्थापना जो मान्यवर काशीराम जी ने की थी, वो बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच की विचारधारा फिलॉसफी थी, उसको एक्नॉलेज करते हुए करी थी। आज बसपा की विचारधारा को बहन मायावती और भाई आकाश अनंत दूसरी और तीसरी जनरेशन आगे लेके जा रहे हैं। और ये यकीन मान के रखिए कि आने वाले समय में 2029 में बहुत बड़ा चांस बन रहा है बसपा की सरकार के अंदर में बनने का। क्योंकि अगर रीजनल पार्टीज की आप बात करते हैं तो इस वक्त केवल और केवल समाजवादी पार्टी सपा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को फाइट दे सकती है। टीएमसी बिल्कुल दौड़ से बाहर हो गई, आरजेडी बिल्कुल दौड़ से बाहर है, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, यूबीटी, शरद पवार की पार्टियां, ये सारी की सारी जो हैं इस वक्त बिल्कुल शून्य के कगार पे पहुंची हुई। कांग्रेस और सपा ऑपोजिशन में हमको दिखाई देती हैं, लेकिन सबसे बड़ा दल जो उभर के सामने आएगा, आप देखिएगा 2029 में, वो बसपा होगी। और यदि बसपा का अलायंस होता है AIMIM के साथ, ओवैसी की पार्टी के साथ, तो बसपा को निश्चित तौर पे, मैंने पिछले तमाम कुछ वीडियो में आपको बताया कि 10-12 स्टेट्स के अंदर बहुत फायदा हो सकता है। ओवैसी के साथ अलायंस करने से बसपा को महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, ये तमाम राज्यों के अंदर, उत्तराखंड में बहुत फायदा होगा। यानी 10 से 12 स्टेट्स हैं। तो बसपा के टॉप ब्रास को, बसपा के थिंक टैंक को सोचना चाहिए अलायंस विद AIMIM। ओवैसी साहब अलायंस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और अगर 2027 का जो चुनाव है उत्तर प्रदेश का, जो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है बसपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी, सपा, कांग्रेस, तमाम राजनीतिक दलों के लिए, अगर एक प्लेटफॉर्म पे बसपा और AIMIM इकट्ठे आते हैं तो डेफिनेटली बसपा को आने वाले समय में बहुत फ़ायदा होगा, ओवैसी साहब को बहुत फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से प्रो हिंदुत्व, प्रो इंडिया और प्रो हिंदुत्व की तरफ एक सॉफ्ट स्टैंड लिया है ओवैसी साहब ने, वो उसको सभी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मूलभूत सुधार किया है ओवैसी जी ने अपनी विचारधारा के अंदर। और अगर AIMIM तो बिल्कुल तैयार है बसपा के साथ अलायंस करने के लिए। अगर इनका अलायंस होता है, यानी ग्रीन सिग्नल मिलता है बहन जी की तरफ से, तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए को बहुत बड़ी चुनौती मिलेगी बसपा और AIMIM की तरफ से। देश को आज सही मन में खुशी आम जन को तभी मिलेगी जब ये डिस्पैरिटी, जो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपने कब्जे में भारत की ज़्यादातर संपत्ति को, एसेट्स को कर लिया है, बड़े बड़े एयरपोर्ट्स जो हैं वो भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ, उनको भी लगातार कुछ गिने चुने इंडस्ट्रीज वहाँ भी अपना कब्जा करे हुए हैं। अगर इनसे छुटकारा मिलेगा, अगर देश की इंडस्ट्री जो है वो फलेगी, यानी इंपोर्ट के ऊपर हमारी इंडिपेंडेंस अगर कम होगी और हम लोग सेल्फ रिलायंस के जरिए हमारे हाईटेक इंजीनियर यहाँ पे हाईटेक मशीन्स बना के बाहर दूसरे देशों में अगर एक्सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा वाकई ही जो मेक इन इंडिया और शाइनिंग इंडिया उस दिन होगा जब हमारा रुपया, जो इंडियन रुपी है, ये डॉलर के बराबर होगा। किसी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए आज हमें $1 के मुकाबले में 90 रुपये देने पड़ते हैं ज़्यादा। क्या संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर ने यह सपना देखा था कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हमको 90 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ रहे हैं $1 के मुकाबले में? तो देश की मेन स्ट्रीम मीडिया को शर्म आनी चाहिए। देश के उन लीडर्स को भी शर्म से डूब मरना चाहिए जो आज बात करते हैं हम बहुत बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं, हमने नेशनल हाईवे बना लिए हैं, 6 लेन बना लिए हैं, वंदे भारत ट्रेन बना ली है, बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। इस वंदे भारत ट्रेन में, बुलेट ट्रेन में 6 लेन जो हाईवेज हैं, इसके अंदर जो टोल्स लगाए हैं, क्या आम जनता इनका फायदा ले सकती है कभी? 90 रुपये का एक डॉलर है, आप इंडियन रुपये जो है वो 90 रुपये के बराबर है $1। 80 करोड़ जनता सरकार के राशन के भरोसे जिंदा है और आप खबरें चला रहे हैं अंबानी अडानी की शादी की, आमिर खान की तीसरी शादी की। आप बेंगलोर दिखा रहे हैं शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन के।
मुकेश अंबानी साहब के बंगलों की ये रील्स बनाई जा रही है, परोसी जा रही हैं आज की युवा पीढ़ी के आगे, ताकि सच्चाई उनके सामने, जो सच्चा जो सही इंडिया है, जहां पे आज भी एक मजदूर को जो 9 बजे सुबह काम करता है, बड़ी दोपहर में 45 डिग्री में वो काम कर रहा है सूरज के नीचे, उसकी वाइफ, उसके बच्चे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे नंगे पांव धूप के नीचे हैं। इज दिस शाइनिंग इंडिया? और कुछ धन्ना सेठ, कुछ इंडस्ट्रीज भारत की संपत्ति को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो सोचने की, विचार सागर मंथन करने की जरूरत है कि किस दिशा की तरफ आज हमारा यूथ जा रहा है। और इसके अलावा ये जो बॉलीवुड है, जो अपनी पिक्चरों के माध्यम से बिल्कुल झूठ परोस रहे हैं, लार्जर देन लाइफ बना रहे हैं, बड़े बड़े हीरो हीरोइंस, नंगा नाच डांस परोसा जा रहा है कुछ हीरोइंस के द्वारा, और आज हमारा यूथ उसी रील्स को देख के खुश हो रहा है, अपनी जवानी को भी नष्ट कर रहा है। तो इस तरह का बॉलीवुड के ऊपर, इस तरह के मीडिया के ऊपर, इस तरह के इंडस्ट्रीज के ऊपर जो देश में लूट कसूट का काम कर रहे हैं, इस तरह के ब्यूरोक्रेसी के ऊपर जो भ्रष्ट होती जा रही है, लगातार लगाम लगाने की जरूरत है। और मुझे आज केवल और केवल जो आस उम्मीद दिखाई दे रही है नेशनल लेवल पे, वो बसपा के ऊपर है, क्योंकि तमाम दूसरी राजनीतिक दलों को हमने मौका दिया, देखा और रिजल्ट भी देख लिया। तो 2029 में अगली बार केंद्र में बसपा सरकार। थैंक यू, धन्यवाद।